नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और पशु परिचर की अगली क्लास में अपन आ चुके हैं। देखो, कल की क्लास नहीं आ पाई थी, कारण ऐसा है कि देखो इलेक्शन आ गया पास में। आप लोगों को सभी को ये जानकारी तो है। तो हम ठहरे सरकारी जवाई, हमारे कभी भी कोई भी आदेश आ जाते हैं, कभी भी कोई भी जो है काम, भाई रोज के काम तो होते ही है, लेकिन उसके अलावा अतिरिक्त कार्य अभी इलेक्शन का जो दौर चल रहा है ना, इसमें ज्यादा आ जाते हैं। तो कल भी ऐसा ही कुछ कार्य था। ऐसा नहीं है कि मैच देखने में मैं व्यस्त हूं, वो भी नहीं, मैच भी नहीं देख पाया मैंने सोचा मैं आकर मैच देखूंगा, जितने तो सल्टा दिया इंडिया वालों ने श्रीलंका को। तो वहां पे भी जो है ये रहता है। देखो इलेक्शन का थोड़ा टाइम है तो ये थोड़ा सा हो सकता है ऐसे, लेकिन मैंने आप लोगों को भरोसे नहीं रखा, आप लोगों को टेलीग्राम पे सूचना दे दी थी, है ना। इसीलिए आपको कहा गया है कि टेलीग्राम जो है आप सभी जो है ज्वाइन कर लेना। 1,86,000 सदस्य जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको तुरंत ही सूचना मिल जाती है यदि क्लास किसी कारण से लेट है, जल्दी है, जो भी है, ठीक है। अब जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं या चेक नहीं करते टेलीग्राम, उन्हें फिर उनके कमेंट आने लगे, सर आज क्लास क्यों नहीं, सर आज क्लास क्यों नहीं, क्लास क्यों नहीं। अरे भैया, यदि किसी दिन, जिस दिन शेड्यूल है क्लास का और क्लास नहीं आ रही है, तो टेलीग्राम पे सूचना पहले दे दी जाती है। हम कभी भी भरोसे नहीं रखते स्टूडेंट को, पहले दे दी जाती है सूचना कि आज नहीं आ पाएगी। कोशिश करते हैं कि हाँ क्लास का टाइम सेट हो जाए, सेट हो जाए, सेट हो जाए। देखते हैं कि हाँ सेट हो ही नहीं रहा किसी कंडीशन से, तब जो है वो भी कभी कभार होता है। मैं तो नियमित ही क्लास देता हूं आप लोगों को। अब देखो, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है, क्या करें, इसमें मैनेज करना पड़ता है। इलेक्शन का टाइम है तो हमें ये करना पड़ता है। गौरव ज्ञान धारा के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल भी है, नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, क्योंकि इन क्लासेस की पीडीएफ भी वहीं पे दी जाती है, ठीक है। सारी सूचनाएं, जीजीडी फैक्ट सब वहीं पे है। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की इस क्लास को। देखो अभी तक अपन ने इससे पहले जो पढ़ा, चौहान वंश को शुरू कर दिया। चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में अपन ने पढ़ लिया। चौहान वंश के बारे में क्या क्या चीजें चल रही थी वो पढ़ा, और शाकंभरी के चौहान अपन ने पढ़ लिए। पढ़े तो क्या, याद ही कर लिए हैं। 25,000 से अधिक विद्यार्थी उस क्लास को देखकर याद कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास देखना, फिर ये देखना। अब आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अजमेर के चौहान, यानी कि अजमेर की जो शाखा थी चौहान वंश में, वो आज पढ़ेंगे। आज अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, और सोमवार को जो क्लास आएगी आपको, उसमें अपन पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे, स्पेशली एक शासक, क्योंकि जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं पूरी तरीके से मैं समझा दूंगा, बेसिक क्लियर करूंगा। और मानकर चलो, अभी देखो आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, महात्मा गांधी ने लंगोटी कब से पहनी, ये प्रश्न आया, कई जगह मजाक बनाया। मजाक का विषय नहीं है, उसे समझने का विषय है कि क्यों कहा है। हाँ, एग्जामिनर से एक दो शब्द में उसमें गलती हुई है, इससे वो मजाक का विषय बना भी है प्रश्न, लेकिन वो प्रश्न बड़ा काम का। और मैंने 6 महीने पहले विद्यार्थियों को यही क्लास के माध्यम से करवाया, कोई पैसा थोड़ी लिया आप लोगों से। अब आप लोग ध्यान ही नहीं दो, नियमित हो ही नहीं, हम तो नियमित रहते हैं, तब कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अजमेर के चौहान। ब्लैंक बोर्ड देख के घबरा मत जाना कि सर नोट्स कैसे बनाएंगे, हम तो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलना है। वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चलेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां से इस जो पिछली अपनी क्लास थी उस क्लास को इस क्लास से लिंक करने के लिए यहां पे लिखे हैं। अपन ने चौहान वंश पढ़ा, तो चौहान वंश में अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, उनका संस्थापक पढ़ा, ठीक है। संस्थापक कह सकते हो या फिर कह सकते हो आदि पुरुष। क्या कह सकते हो, आदि पुरुष। तो सभी को ये तो याद हो गया होगा कि इनका जो आदि पुरुष अपन ने पढ़ा है वो वासुदेव पढ़ा। अब वासुदेव और उसके बाद के जितने शासक थे वो सारे के सारे जो है सांबर, ठीक है, सांबर के आसपास, यानी कि ये शाखा जो कहलाई ये शाकंभरी, जो इनकी मूल शाखा थी। थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं मैं, है ना। शाकंभरी के चौहान कहलाए। शाकंभरी के चौहान से फिर अपन ने देखा कि 2 शाखाएं निकलती है अलग अलग, और उसमें से फिर आप लोगों ने अपन ने बिल्कुल फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ा, जिसमें से यदि किसी को याद है तो इस तरफ वाली शाखा जो थी वो अपन ने कौन सी शाखा थी, अजमेर, ठीक है। वो कौन सी शाखा थी, अजमेर वाली शाखा थी। अब चूंकि अजमेर जो है वो, जैसा इसका नाम है वैसे ही पता चलता है कि अजमेर को बसाने वाला कौन था, अजय राज। कौन था, अजय राज। अजय राज चौहान कह दो आप तो बढ़िया है। यानी कि अब अपन अजमेर की शाखा में एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। अजमेर की शाखा में एंट्री कर चुके हैं। अब अजमेर जो स्पेशल शहर है वो बाद में बसाया, लेकिन ये शासक पहले ही बन गया था, लेकिन स्पेशल शहर वो बाद में बसाया गया।
अजमेर भी पहले सिर्फ अजमेर नहीं कहलाया है, अजमेर पहले जो कहलाता था वो अजय मेरू कहलाता था। क्या कहलाता था? अजय मेरू। अब ये फिर से देखो, यहां पे एक चीज क्लियर रखना अपने दिमाग में कि अपन ने क्लास के परिचय में इस शब्दावली पे एक ध्यान दिया था, मरु, मेरू और माल। ठीक है, याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूं। मरु, मेरू और माल। मरु जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र वाला मरुस्थली प्रदेश है, वो सारा का सारा मरु क्षेत्र के अंदर आ जाता था। ये मेरू प्रदेश जो है ये पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र कौन सा वाला? वो भी अरावली स्पेशली। तो यदि देखोगे आप तो राजस्थान का मध्यवर्ती भाग है, ठीक है ना, तो इसी कारण ये अजय मेरू कहलाता था, मेरू क्षेत्र कहते थे। और ये जो माल है, माल कहा जाता है लावे को, ठीक है, जो लावा होता है उससे, यानी कि ये जो पठार, अब पठार किससे बनेंगे? लावे से बनते हैं, ठीक है, जो ज्वालामुखी से निकलता है ना उससे। तो ये माल से जो अपने उत्पत्ति होती है वो पठारी क्षेत्र की। किसकी? पठारी क्षेत्र की। तो यहां पे अपने कौन सी शब्दावली काम की है? मेरू वाली। तो अजय राज से अजय और उस स्पेशली क्षेत्र से आया मेरू, और इस तरीके से जो नाम अस्तित्व में आया वो आया अजमेर। ठीक है, तो अजमेर नाम अस्तित्व में आया। अब देखो अजमेर नाम तो आया, अब अजमेर के अंदर अपन जो पढ़ेंगे, स्पेशली जो आप अपन को शासक पढ़ने हैं अजमेर के अंदर, वो देखो अपन को पढ़ने हैं एक तो संस्थापक अजय राज ही, ठीक है, एक तो संस्थापक इसका अजय राज ही पढ़ेंगे। अजय राज के बाद में अपन पढ़ेंगे अर्णोराज, ठीक है, अर्णोराज के बाद में अपन को जो पढ़ना है, स्पेशली याद रखना है, वो है विग्रह राज, और विग्रह राज चतुर्थ है ये, ठीक है। और इसके बाद में आता तो वैसे है सोमेश्वर, लेकिन सोमेश्वर में ज्यादा फैक्ट नहीं बनते, कम ही बनते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी यही थे। और उसके बाद में आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहान तृतीय। तो आप जैसे चौहान वंश अपने दिमाग में आती है, अपने दिमाग में क्या आता है कि पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब चौहान वंश में बेटे ये इतनी मेहनत करके गए, तब जाके पृथ्वीराज चौहान अपन पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान तो अंतिम हिंदू सम्राट इसको घोषित किया गया जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, तराइन के युद्ध जब लड़ते 1191-1192 में। उसके बाद में फिर यहां से जो है पृथ्वीराज चौहान के बाद अजमेर शाखा तो है जो अस्तित्व में लगभग रहती ही नहीं है। उसके बाद में जो है ये इनका बेटा रणथंभौर की शाखा की स्थापना करता है, ठीक है। इनका भाई जो हरिराज था वो यहाँ का कार्यभार मोहम्मद गोरी उससे सौंपते, लेकिन इनका जो बेटा था वो गोविंद राज, वो रणथंभौर में शाखा को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो अपने को मैन क्या पढ़ने हैं? अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज और सोमेश्वर तक, यानी कि यहां तक आज की क्लास में अपन पूरा कर लेंगे, ठीक है। यहां तक आज की क्लास में अपन पढ़ लेने हैं सारे। अब बिल्कुल मतलब ऐसे फैक्ट हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में बनते हैं। चाहे तो आप पुरानी जीजीडी की पुरानी हिस्ट्री उठा के भी देख सकते हो, बन जाते हैं। एक जो बच्चे बार बार पूछते हैं ना कि सर मैं फलानी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये क्लासे लूं, क्या ये लूं या वो नहीं लूं, आप एक काम करो, एक पंडित जी को मुहूर्त दिखा लो और पूछ करवा लो एक बार कि ये लेनी चाहिए या नहीं। भैया सीधा सिलेक्शन का एक ही उसूल है, सिलेबस में देखो ये टॉपिक है तो आपके लिए काम का, नहीं है तो नहीं काम का। किसी पंडित को पूछाने की जरूरत थोड़ी है कि सर देखूं या नहीं, और या हमारा इंतजार करोगे कि सर कहेंगे तभी देखेंगे, तो भले इंतजार करते ही रहो। ऐसे में तो हम जवाब बहुत कम देते हैं, जिसका लीगल सवाल है उसको लीगल जवाब दिया जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी नोट्स मेकिंग पैटर्न की इस क्लास को। चलो भाई, अब देखो सबसे पहले अपन को जो पढ़ना है वो है अजय राज चौहान। देखो बेटा याद कर लेना ये सारी चीजें, ये विद डिटेल और विद बेसिक मैं चल रहा हूं आप लोगों के लिए। ऐसे बैच जो है बड़े महंगे बिकते हैं, ठीक है। मुझे खुद को भी जो है खरीदने के बहुत मतलब प्रयास किए गए, ऑफर आए, करोड़ों में बात होती है अब तो, लेकिन मेरे पास में करोड़ों दुआएं आ रही है, इसलिए जो करोड़ों रुपयों का ऑफर आता है वो इतना असर नहीं कर पाता है। सीधी सी बात यह है। तो वो सारी धन माया संपत्ति सारी, देखो धन माया इसमें भी बन जाती है एक समय के साथ, लेकिन मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि ये, क्योंकि करोड़ों दुआएं और करोड़ों आशाएं, लाखों आशाएं जो है वो इन क्लासेस से अपनी आशा बना के बैठे हैं। तो अपने तो यूं है कि इसी पे क्लासे आएगी, निश्चिंत रहो। लेकिन ये है आप इनको खरीद नहीं पाओगे, मेरी क्लासों को खरीद तो आप नहीं पाओगे, इसलिए यहां से निःशुल्क ही पढ़ो आप, ठीक है। चलिए निःशुल्क पढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन खरीदने की कोशिश करोगे तो नहीं खरीद पाओगे, ठीक। चलो अब अपने शुरू करते हैं अजय राज चौहान। अजय राज यानी कि अजमेर।
अब अजमेर कहाँ है, कैसे है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अजमेर यानी कि अजमेर के आसपास का क्षेत्र भी आ गया, ये समझ लेना। अभी वर्तमान का सिर्फ अजमेर जिला नहीं देखें, उसके आसपास का क्षेत्र भी इसके अंदर रहेगा। चलिए, तो अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक, सबसे पहला फैक्ट तो यही है, इसके नाम से ही ये चीज याद हो जाती है कि अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक पूछे तो अपने को याद रखना है अजय राज। क्या याद रखना है? अजय राज। और यदि पूछे कि कब, तो 111 लिख देना और 3। ठीक है, यानी 1113 में अजमेर की स्थापना की। ये सन किस चीज का है? ये जस्ट इसके बाद का है, अजमेर नगर की स्थापना। ठीक है, अजमेर शहर कह सकते हो, अजमेर की स्थापना आप कह सकते हो, अजमेर की स्थापना कह सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है? 3 बार इक्के लिखना है। और क्या याद रखना है कि अपने लिखे कितने बार? 3 बार। तो 1 1 1 3 बार लिख दो, फिर 3 बार लिखा तो 3 लिख दो, आगे 1113। वैसे इसका टाइम पीरियड देखो, शासन का कौन सा है? 1105 से 1133 है। ठीक है, क्योंकि शासक तो पहले ही बन चुका था, लेकिन अजमेर शहर जो है वो बाद में बसाया है। ठीक है, चलिए, तो अजमेर नगर को बसाने वाला और अजमेर की शाखा का संस्थापक, 2 फैक्ट याद है, अजय राज के नाम से ही याद हो जाते हैं। फिर देखो क्या है कि अजय देव और अजय प्रिय द्रमस लिखे हुए चांदी के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के हैं? चांदी के सिक्के हैं। ठीक है, द्रम्य तो वैसे भी सिक्कों को कहा ही जाता था चांदी के, और अजय जो है इसके नाम से। अब ये प्रश्न बना था और विवादित प्रश्न था, क्योंकि इसमें अजय राज को आयोग ने सही नहीं माना था, जबकि सही क्या है कि अजमेर की शाखा का पहला शासक कौन है? अजय राज है। और सबसे पहले सिक्के चलाने वाला कौन है? अपने नाम से सिक्के चलाने वाला कौन है? ये अजय राज है। सिक्के कैसे चलाए हैं? चांदी के। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सभी पुस्तक में, ऑथेंटिक पुस्तक देख लो, चाहे गाइड देख लो, सभी में यही बताएंगे और यही सही है। चाहे आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक देखो, चाहे आप गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक देखो, चाहे आप कोई भी ऑथेंटिक पुस्तक उठा के देखो, चाहे आप 10वीं आरबीएससी की जो पुस्तक चलती है वो वाली देखो, सब में यही फैक्ट है, यानी कि यही सही है। ठीक है, तो अजय प्रिय द्रमस और अजय देव नाम से सिक्के चलाए। इसमें क्या है कि एक तरफ तो ये नाम अंकित था कि अजय प्रिय द्रमस लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? अजय प्रिय द्रमस, अजय प्रिय द्रमस। और दूसरी तरफ जो है वो लक्ष्मी का आकार था। ठीक है, लक्ष्मी का चिन्ह कर सकते हो आप, या नाम कह सकते हो, जो भी कहो। ठीक है, ये वैसे चिन्ह सब जो लिखते हैं ना अपन, यही सही है। ह आधा होता है उसमें, शुद्ध रूप से देखोगे तो न आधा नहीं होता, ज्यादातर इसके चिन्ह पढ़ते हैं। चिन्ह है ही नहीं, चिन्ह शुद्ध शब्द है, चिन्ह शब्द है। अब बोलने में जोर पड़ता है, चिन्ह बोलने में ना, चिन्ह ऐसे ही लगता है, तो इसलिए चिन्ह कर दिया। शुद्ध शब्द यही है, कोई ये मत समझना कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है, तो लक्ष्मी के आकार के। अब इसकी पत्नी के नाम से भी सिक्के चलाए। ये जो सिक्के चलाए, इनमें से कुछ सिक्के ऐसे थे जिसमें इसकी पत्नी के नाम का उल्लेख था, जो इसकी पत्नी का नाम था सोमलवती। क्या नाम था? सोमलवती नाम था। तो उसके नाम के सिक्के भी चलाने वाला ऐसा पहला चौहान शासक था जिसने अपनी रानी के नाम से सिक्के चलाए। रानी जी भी खुश। ठीक है, अरे मैं तो तेरे नाम के सिक्के चला दूंगा, तू भी क्या याद रखेगी, अरे तू मेरी रानी है। तो क्या रानी जी बिल्कुल खुश। किसी के नाम के सिक्के चल जाए तो यानी कि उससे ज्यादा उसके लिए क्या होगा है कि उसके नाम के सिक्के चल रहे हैं। भाई कहने में भी फक्र महसूस होता है, अरे इसके नाम के तो सिक्के चलते हैं। तो यहां से अजय राज जो है वो इनके नाम के सिक्के चलाता है, इनकी पत्नी के नाम के भी, और ये चीज। ठीक है, अजमेर में अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखो मैंने यहां पे लिखा है कि अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। मैं चाहूं तो यहां पे लिख सकता था कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, लेकिन नहीं लिखा। लेकिन यह भी है कि इसको तारागढ़ कहा जाता है। ठीक है, तारागढ़ वैसे 2 किले हैं, एक बूंदी का तारागढ़ और एक अपने अजमेर का तारागढ़। लेकिन यहां पे मैंने आपको पहले अजय मेरू दुर्ग क्यों लिखा है, क्योंकि पहले इसका नाम अजय मेरू दुर्ग ही था। लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया एक राजकुमार था मेवाड़ का, अपन पढ़ेंगे, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, राजा तो नहीं बना वो, लेकिन उड़ना राजकुमार कहा जाता था, और बहुत मतलब खतरनाक आदमी था वो। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम था तारा देवी। ठीक है, तारा देवी नाम था। तारा देवी के नाम पर इसने अजमेर को जो है, अजमेर को अपने अधीन लेकर तारा देवी के नाम पे तारागढ़ दुर्ग का नाम, इसका नाम तारागढ़ रखा। इसे एक और नाम से जाना जाता है, गढ़ बीठली भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसे गढ़ बीठली
अब इसके पीछे भी दो मत है, वैसे अपन दुर्ग में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके पीछे मत है कि एक तो क्या है, विठल दास नाम के सेनापति ने यहाँ पे मतलब इसको जीता। एक मत यह है कि ये बिठली बीठली पहाड़ी पर है, ठीक है, दो मत चलते हैं, गढ़ बिठली। अब ये कैसा है, तारागढ़ राजस्थान के बीच में, सबसे ज्यादा जो है देसी आक्रमण इसी दुर्ग पे हो गए, सबसे ज्यादा देसी आक्रमण, यानी कि देखो बीच में है। अब अंग्रेज भी जैसे रहे थे ना, तो अजमेर रहते थे, क्योंकि बीच में रहेंगे तो चारों तरफ जो है मॉनिटरिंग कर पाएंगे अच्छी तरीके से। बीच में रहते थे तो यहाँ पे बीच में, यानी इस पे अधिकार करना सभी चाहते थे, आसपास के राजा सभी। तो सबसे ज्यादा देसी आक्रमण झेलने का ये झेलने वाला दुर्ग था। अब बीच में रहना है, यानी कि एक यहां कोई जीत लेगा इसे, यानी कि उसका नाका बिट जाएगा, तो इसे राजस्थान का नाका कहा गया। क्या कहा गया, राजस्थान का नाका। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है। बहुत सारे फैक्ट है इससे। तो यहाँ पे तो फिलहाल अपन को ये ध्यान रखना है अजय राज, ठीक है। शुरू करें। अजय राज के अंदर क्या देखेंगे अपन कि अजमेर नगर और अजमेर दुर्ग, ठीक है, जिसे तारागढ़ वाला जो दुर्ग है यानी अजय मेरू दुर्ग। फिर क्या ध्यान रखोगे कि सिक्के चलाए हैं, तो कैसे सिक्के, खुद के नाम के सिक्के, अजय देव या अजय प्रिय धम्मस लिखे हुए सिक्के, ठीक है। फिर अपनी पत्नी को भी खुश कर दिया, सोमलवती के नाम के सिक्के चला दिए, तो चांदी के सिक्के। बस अजय राज के अंदर आपको पूछने वाली चीजें यही है, और मैं 100% कह सकता हूं आपको ये चीज याद हो गई, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। आओ आगे। अजय राज के बाद इसका पुत्र अर्णोराज राजा बनता है, ठीक है। अर्णोराज राजा बना है 1133 से 1155 तक के टाइम पीरियड तक रहता है, ठीक है। अर्णोराज देखो, अब ये अजय राज के बाद बना है, ये तो याद हो गई। अर्णोराज के अंदर क्या क्या याद रखनी चीजें, पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि इस अर्णोराज को आना जी के नाम से भी जानते थे, ठीक है। आना जी, प्यार का नाम आना जी। अर्णोराज, अर्णोराज कैसा नाम है, कठिन नाम है। आना जी बिल्कुल सरल, आना जी, दाना जी, माना जी, पाना जी, बिल्कुल ही सरल नाम होते हैं ऐसे। तो आना जी नाम वो जानता। आना जी नाम से जानते थे, तो आना जी ने एक झील बनाई, तो उसके आगे सागर लगा दिया, तो नाम हो गया आना सागर, ठीक है। तो आना सागर झील का निर्माण इन्हीं ने ही करवाया, ठीक है। इन्होंने पुष्कर के अंदर जो है अपने कहते हैं कि कुछ मंदिर बनवाए, जैसे कहते हैं 12 मंदिर बनाए और वराह मंदिर भी बनवाया। क्या, 12 मंदिर और वराह मंदिर दोनों बनवाए। तो इन्होंने पुष्कर के अंदर एक तो क्या ध्यान रखना है, 12 मंदिर और वराह मंदिर, ये दोनों निर्माण करवाए हैं। किसने, अर्णोराज ने करवाए। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, ऐसा मत सोचना कि ये पॉइंट तो सर भूल गए, इन दोनों पॉइंट पे आऊंगा, इनके पीछे स्टोरी है। तो यहां पे पहले मैंने इनको क्लियर कर दिया कि चंद्रा नदी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया, और आना सागर झील का निर्माण करवाया ये कहा जाता है, क्यों करवाया, तो तुर्कों के खून को साफ करने के लिए। पहले तुर्कों से संघर्ष हुआ था, तुर्कों के खून को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात। और देखो पुष्कर में 12 मंदिर और वराह मंदिर। देखो पुष्कर कैसी जगह है, पुष्कर, पहले इसको पुष्कर नहीं कह के पहले इसको कहा जाता था कोंकण तीर्थ। क्या कहा जाता था, कोंकण तीर्थ। और इसे जो है पंचम तीर्थ का दर्जा प्राप्त था, पंचम तीर्थ का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। अब कहा जाता है कि अजय राज जो है ना, उसने अपने अंतिम समय में इसी पुष्कर के अंदर तपस्या की थी। क्या, इसी पुष्कर के अंदर तपस्या की और अर्णोराज शासक बन गया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो पुष्कर कैसा स्थान है, धार्मिक, यानी पुष्कर की यदि बात करेंगे अपन, तो अपने को क्या ध्यान आएगा कि धार्मिक है तो क्या होंगे, देवता होंगे, और देवता होंगे वहां कौन सी बातें होगी, धर्म की बातें होगी। कैसी बातें होंगी, धर्म की बातें होगी। इनसे आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके अर्णोराज के दरबार में 2 दरबारी विद्वान थे, जिसमें से एक का नाम था देवघोष, ठीक है, और एक का नाम था धर्मघोष। बताओ आपको इस तरीके से कौन याद करवाता है चीजें, ठीक है। फिर भी आप लोग शेयर तो नहीं करते हो, मैं तो कहता ही नहीं हूं आपको। आपकी इच्छा हो कि हाँ ये हमारा परिवार है, जिजेडी परिवार, तो कर लेना, नहीं तो कोई नहीं, याद कर लो, सिलेक्शन ले लो। दुनियादारी ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलती आई है, ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो देखो पुष्कर कैसा स्थान है, जहां देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं,
और देवताओं के मंदिर है वहां धर्म होगा। तो देव घोष धर्म घोष दोनों ही आपको याद रखने हैं। किसमें आना चाहिए नहीं अपार अर्णोराज अर्णोराज रा विद्वान दरबारी अगर पूछ लियो नहीं तो थे गलत तो कौन करो आ बात पक्की है। बस इसमें क्या है आपको थोड़ा सा आधे घंटे का पेशेंस चाहिए। जब मैं ये इतनी सारी बकैती करता हूं आधे घंटे तक उसको सुनने का पेशेंस चाहिए, धैर्य आजकल है नहीं लोगों के पास वैसे। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं अपन इस पे कि ये फैक्ट क्या है कि गुरुजी ये तो इसके पीछे तो भैया स्टोरी है। गुजरात में किसका शासन था? चालुक्य सोलंकी जिन्हें कहा जाता है। ठीक है चालुक्य कह दो चाहे सोलंकी कह दो बात एक ही है। तो वैसे रीट वालों के ये टॉपिक है उनको बड़े मस्त तरीके से मैं याद करवा दूंगा। ये मूबी जकू अमूबी इस तरीके से ट्रिक है और इस तरीके से ट्रिक में इतना बढ़िया याद होता है कि मैं आज दिन तक नहीं भूला। ठीक है 2015 की बनी हुई मेरी ट्रिक है और मैं इस तरीके से ही रिलैक्स होकर आराम से पढ़ाता हूँ। लोड लेने की क्या जरूरत है? जब आपको स्क्रीनशॉट लेने का कह दिया जाता है तो लोड क्यों लेना है? आपको तो बाद में स्क्रीनशॉट ही लेना है। ठीक है आपको तो स्क्रीनशॉट का नाम ही अपन लोड रख देते हैं। फिर मैं कहूं कि लोड लो तो यानी कि स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है और दूसरे जो नए नए आएंगे उनको पता ही नहीं कि बाकी तो सब कहते हैं कि लोड नहीं लेना, ये गुरुजी कहते हैं लोड लो और मैं कहूंगा कब साइड में जाके कहूंगा ले लो लोड ले लो तो क्या अरे यार ये अलग ही मास्टर है। वैसे है अलग ही, क्या करना आपने। ठीक है हाँ कहा थे चालुक्य जय सिंह सिद्धराज मुबी जकू अमूबी इस तरीके से आता है ना। तो जकू जो सब बीच में बोला है कभी बताऊंगा आपको। ये जकू जो बीच में बोला है इसमें एक शासक है जय सिंह सिद्धराज और पू से है कुमारपाल। ठीक है बाप बेटा हाथ दोनों ही। अब देखो हुआ क्या, चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज और अर्णोराज के मध्य हुआ संघर्ष। ठीक है इनके बीच में तनातनी होगी लड़ाई होगी। लड़ाई हुई तो देखो फिर बाद में समझौता भी करते हैं कि थे भी राजपूत मैं भी राजपूत के लड़नो आपस में। ठीक है थे भी क्षत्रिय मैं भी क्षत्रिय और अपने तो क्या उत्पत्ति भी वहां से हुई गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से, क्या लड़ना है यार भाई भाई में। तो कोई बात नहीं अपन जो है आपस में संबंध कर लेते हैं। तो संघर्ष के पश्चात जय सिंह की पुत्री यानी कि जब भी कभी युद्ध विराम होगा तो कहीं ना कहीं कोई वैवाहिक संबंध होगा। अधिकांशतः जरूरी नहीं है कि सभी में हो, अधिकांशतः होता है, हिस्ट्री के ये नियम है। ठीक है तो इनके जय सिंह सिद्धराज की एक पुत्री थी कांचन देवी। कई जगह इतिहासकार इसको देवल देवी भी बताते हैं। ठीक है देवल देवी भी कह देते हैं कि कुमारपाल की बहन थी देवल देवी। तो इनका जो है इसका विवाह कर दिया, किससे? अर्णोराज से विवाह कर दिया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया और झगड़ा समाप्त, विवाह हो गया। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब कुछ समय निकला, कुछ समय के बाद में यही कांचन देवी जिसको देवल देवी के नाम से भी जाना जाता था, ये और अर्णोराज चौपड़ खेल रहे थे। देखो चौपड़ का खेल देखा है, मामा शकुनी खेलता था चौपड़ महाभारत में, भांजे भांजे। ठीक है और भांजे भांजे करके 6 7 मतलब उसमें उसके वो अंक जो थे वो ही गिरते थे जो वो कहता था। अब आप लोगों को स्टोरी तो पता ही है। चौपड़ का खेल खेल रहे थे। चौपड़ के खेल में देखो हंसी मजाक कभी कभी भारी पड़ जाती है। चौपड़ का खेल खेलते खेलते अर्णोराज और देवल देवी खेल रहे थे, दोनों के बीच में होगी तनातनी। एक जने ने कहा कि हमारा कुल जो है वो श्रेष्ठ है, हमारा कुल श्रेष्ठ है। जब तो मैंने जय सिंह सिद्धराज को हराया था तो देख तेरी शादी मेरे से कर दी। वो मायके की बुराई कभी किसी औरत ने आज दिन तक सहन की है क्या? कभी की है क्या जिंदगी में? कद्दी गुण एक गुरु मंत्र है, कद्दी करजो भी मत। ठीक है शांतिमय और सुखपूर्ण जीवन जीने का एक नियम है। मायके की बुराई लुगाई की कभी नहीं करनी लुगाई सामने। ठीक है ना, यह गुरु मंत्र लिख के रख देना कहीं। क्या? हाँ सर हमारा तो जीवन बहुत आनंद से चल रहा है, इस पे अमल कर दोगे बस। ठीक है गुरु मंत्र। अब देखो देवल देवी से कांचन देवी से भी सहन हुई नहीं। क्या कह नहीं ऐसे कैसे कह रहे हो, मेरे पिताजी मेरे भाई श्रेष्ठ। ठीक है वही श्रेष्ठ है। ऐसे करते करते बात बढ़ गई, सीधा किया व्हाट्सएप या जो भी मेल फेल जो भी किया कि भाई कुमारपाल को किया अपने भाई को कि फलान जी तो ऐसे कह रहे हैं कि आप तो श्रेष्ठ हो ही नहीं, वो खुद ही श्रेष्ठ है। अच्छा बेटे ऐसे कैसे कह रहे हैं? कुमारपाल ने कर दिया आक्रमण, दोनों आपस में भिड़े। कुमारपाल जो है इसमें जीतता है। ठीक है तो कुमारपाल से संघर्ष हुआ और कुमारपाल जिसमें जीतता है अर्णोराज से, कुमारपाल की विजय होती है। बाद में जो है अर्णोराज जो है अपनी बहन का, कहते हैं कि बहन जलहन थी, एक जलहना नाम था, उसका विवाह जो है कुमारपाल से करके मामले को रफा दफा करते हैं कि भैया मामले को दबाओ। यही क्या मतलब है इसमें? चौपड़ में तो मजाक करी और मजाक तो ले बैठी, भारी पड़ गई। ठीक है तो ऐडी मजाक का भी सोच समझने करनी चाहिए कहीं भी।
कहां पे और क्या मजाक कर रहे हो उसका भान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी शिक्षा भी मिली है कि जीवन में मधुरता को कैसे बना के रखना है। चलो लोड लो भाई, हाँ समझ गए होंगे अब तो, है ना, आपको लोड लेने का शौक है, लोड लोड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ले लिया मैं, हाँ लोड का मतलब स्क्रीनशॉट है। आप वापस साइड में हट रहा हूं, कोई नए नए अभी जुड़े होंगे तो क्या सर हमेशा कहते हैं लोड मत लो, आज करेगी लोड लो, लोड लोड। चलिए अब देखो अर्णोराज, अर्णोराज के बारे में एक और चीज बताऊं यहीं पे। अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की। किसने की? देखो पुत्र एक तो था अपरांगे, ठीक है, एक था जगदेव, एक था विग्रह राज, विग्रह राज चतुर्थ, और एक था सोमेश्वर, सोमेश्वर। इसमें से ये बंदा जो है ना, इसको राजा बनने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, ठीक है। इसने क्या किया, ये कहलाता है पितृहंता। और पितृहंता किसे कहते हैं? जो अपने पिता की हत्या करके वहां का शासक बने उसे कहा जाता है पितृहंता शासक। तो चौहानों का पितृहंता जो शासक है वो जगदेव था। इसने अर्णोराज की हत्या की और शासक बन गया, 2-3 साल तक शासन किया। इसके बाद में विग्रह राज जो है वो इसको पराजित करता है, हटाकर खुद शासक बनता है, जो एक योग्य शासक था। क्लियर? चलिए लोड लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं अपन विग्रहराज पे। इसी विग्रहराज को बिशल देव के नाम से भी जाना जाता था। तो बिशल देव पूछ ले, बिशल देव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ, तो बात एक ही है, ठीक है। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, इस चीज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिशल देव ही विग्रहराज है और विग्रहराज ही बिशल देव है, ये चीज गांठ बांध लो। ओके, इसके बाद में और पितृहंता शासक जगदेव को गद्दी से हटाकर ये शासक बनता है। एक फैक्ट आपको हाथों हाथ की याद हो चुका। दूसरा क्या है कि इसे कटिबंधु या कवि बांधव की उपाधि दी गई। क्या है कि कवियों का ये संरक्षक था, ठीक है ना, कवियों का ये आश्रयदाता था, ये खुद भी विद्वान था और इसने विद्वानों को शरण भी दी। तो वो आदमी योग्य हुआ कि नहीं हुआ? जो खुद तो विद्वान है ही, लेकिन फिर भी अन्य विद्वानों को भी शरण दे, उनकी मतलब अच्छाई को देखे और बढ़ावा दे, तो उससे ज्यादा विद्वान कौन होगा? तो ये खुद भी विद्वान था और इसीलिए इसको कवि बांधव या कटि बांधव की उपाधि दी गई। और ऐसी उपाधि जो है अपने जयानक पंडित इन्हें देते हैं, ठीक है ना। जयानक कौन? जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की। शपातलक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है इनका काल, ठीक है। दशरथ शर्मा कहकर गए कि इनका काल जो है वो सपातलक्ष, सपातलक्ष यानी कहां से आए हैं? ये चौहानों में सांबर से आए हैं। तो सांबर के वहां की जो चौहानों की शाखा आगे बढ़ी है उनमें विग्रहराज का काल जो है वो स्वर्ण काल के रूप में जाना गया। पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए। दिल्ली के अंदर तोमर वंशी शासक थे। कौन थे? तोमर। दिल्ली अनंगपाल तोमर द्वारा ही तो बसाई गई, तो तोमर वंशी शासक थे। उन तोमर वंशी शासकों को हराने का काम किसने किया? इन्हें अपने विग्रहराज ने किया। तो उनको हराकर इसने दिल्ली पर अधिकार किया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तुरुस्क जीत के नाम से भी इसे जाना गया था। क्या कहा जाता था? तुरुस्क जीत, तुरुस्क जीत के नाम से भी इसे जाना जाता था। और देखो गजनी के अंदर कुछ हिंदू लोग भी रहते थे, हिंदू शासक भी थे। वहां पे खुसरो शाह नाम का जो व्यक्ति था, जो वहां का राजा था, वो बहुत परेशान करता था। तो इनने गजनी के खुसरो शाह को पराजित करके उनको भी जो है राहत प्रदान की, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? विग्रहराज चतुर्थ। देखो बिशल देव नाम था, तो बिशलपुर नगर यानी कि वर्तमान का जो बिशलपुर है टोंक वाला वही, और बिशल सागर झील, ठीक है, यानी कि आपका आप कह सकते हो बिशलपुर बांध जो है उसकी ही बात हो रही है। तो ये अब तो क्या है पक्का कंक्रीट वाला बांध बना है, लेकिन उस समय झील के रूप में निर्माण करवाया था, वो इन्होंने करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। अब विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ये चीजें तो पूछी जाती है, इसके अलावा एक चीज पूछी जाती है। विग्रहराज चतुर्थ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का निर्माण करवाया जिसका नाम था संस्कृत पाठशाला। क्या नाम था? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े में बदलवा दिया था। इसको तोड़ा किसने?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा और इसको 2.5 दिन के झोपड़े में कन्वर्ट करवा दिया था। किसमें? 2.5 दिन का झोपड़ा। देखो इसके पीछे भी 2 चीजें प्रचलित है। एक तो ये कहते हैं कि संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन में ही यहाँ पे मस्जिद बना दी, तो इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। दूसरा यहाँ है पंजाब शाह का उर्स पड़ता है 2.5 दिन का, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। आगे आओ, ये उक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कही है किलहॉर्न ने। किसने कही है? व्यक्ति का नाम पहले ध्यान रखना। किलहॉर्न के अनुसार विग्रहराज हिंदू शासकों में एकमात्र व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। और ऐसे सवाल बनते हैं ना जब आनंद आता है, आनंद हमें आता है कि ये चीज हमने पढ़ाई विद्यार्थियों को और इंपॉर्टेंट कहा है बार बार। और इतिहास गवाह है जीजीडी के इस चैनल का कि जहां पे इंपॉर्टेंट कहा है वो आवाज एग्जामिनर तक पहुंची है। आपका ध्यान गया या नहीं गया, एग्जामिनर का ध्यान गया है और उसने सवाल बनाया है। चलिए लगा देते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस बोर्ड पे, इस चैनल पे लगने का मतलब आप समझते हो। चलो लीजिए, लोड लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है भैया, अब कल की क्लास नहीं आई थी, लेकिन आज की क्लास में कल की क्लास की भरपाई कर दी गई है। तो अगली क्लास सोमवार को ही आएगी। 2 दिन मुझे चैन से जीने देना, क्योंकि ये क्लासों की भागदौड़ में इतने पजल हो जाता हूं मैं कि ये जो लास्ट में शनि रवि आता है ना, इतनी राहत मिलती है, अरे अपनी भी जिंदगी है कुछ। ठीक है, चलिए आइए। विग्रहराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि एक सोमदेव था, ठीक है। देखो रानी का नाम आए सोम नाम से, जो रानी का नाम आए सोमलवती, तो आपको अजय राज के पास जाना है। जब दरबारी कवि का नाम आए तो आपको विग्रहराज के पास में आना है। तो विग्रहराज का दरबारी कवि था सोमदेव। तो सोमदेव इसका दरबारी कवि था, तो इस पे ही एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ललित विग्रहराज। क्या नाम था? ललित विग्रहराज की रचना की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि ललित विग्रहराज की रचना किसने की? सोमदेव ने की। सोमदेव किसका दरबारी कवि था? विग्रहराज का था, विग्रहराज चतुर्थ का था, ठीक है। देखो इसके अलावा नरपति नाल भी इसका दरबारी कवि था, ठीक है। जिसने किसकी रचना की थी? नरपति नाल ने विशल देव रासो, विशल देव रासो। अब देखो, अब दिमाग की बत्ती जलेगी, ठीक है, कि विशल देव तो इसका नाम ही था विग्रहराज का ही, उसी की जो है यशोगान करने की रचना। रासो साहित्य वही होते हैं जिसमें बहुत मतलब वीर रस से भरे हुए होते हैं। तो विशल देव रासो, नरपति नाल। याद करने तरीके बताऊंगे ठान के विशल देव रासो। गुरुजी मैं, क्योंकि आगे है ना रासो साहित्य घना आए, तो आगे रासो साहित्य ज्यादा आए तो थान याद किकन हुई। तो गुरुजी मैं तो भूल जाओ कि पृथ्वीराज रासो भी है, विशल देव रासो भी है, आगे और भी रासो साहित्य आएंगे, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? इनमें यूं याद रखना बिने, वैसे अल्फ्रेड बिने भी आप याद रखते हो, ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर। इसमें बिने याद रखना है विशल देव नरपति, विशल देव यानी कि नरपति नाल है, ठीक है, ओके। ये रचना बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको इस बोर्ड पर दिख रही है। हरिकेली नाटक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेली नाटक। अब मैंने क्या कहा था स्टार्ट में, ये विग्रहराज ऐसा व्यक्ति है जो खुद तो विद्वान था लेकिन विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इस बात को साबित तो कर दिया कि इसके दरबार में सोमदेव और विशल देव, ये नरपति नाल जैसे विद्वान रहते थे। और इस बात को साबित करने के लिए कि ये खुद भी विद्वान था, ये हरिकेली नाटक जो है ये विग्रहराज चतुर्थ ने खुद लिखा है, ठीक है। ये हरिकेली नाटक खुद लिखा है और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ नाटक था, ठीक है। अब इसकी जो रचना स्वयं विग्रहराज ने की, इसके अंदर वर्णन किसका है? शिव अर्जुन संवाद का वर्णन है, वर्णन है। शिव जो शिव जी का जो किरात रूप था, शिव जी का किरात रूप महाभारत के अंदर शिव जी के किरात रूप में, और इनका जो है इनकी मतलब धनुर्विद्या के अंदर इनका आमना सामना भी होता है, ठीक है। अपने बाणों वाला युद्ध होता है, धनुष वाला, धनुष तीर वाला, और वार्तालाप भी होता है, संवाद होता है। इसकी ओरिजिनल जो कीर्तार्जुनियम नाम से एक रचना है जो 12वीं की रचना है, ठीक है, भारतीय इतिहास के अंदर आती है 12वीं की रचना कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम के अंदर भी किरात और अर्जुन का वर्णन है। इस हरिकेली नाटक में भी किरात और अर्जुन का वर्णन है, यानी उनका वार्तालाप है। हरिकेली नाटक विग्रहराज ने लिखा है, ठीक है। इसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े में, यानी कि पहले ये क्या था? संस्कृत विद्यालय था ना, अभी यहाँ पे बताया आपको,
पहले संस्कृत विद्यालय था उसके ऊपर उत्कीर्ण थी, बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बदलाया तो अभी भी कुछ पंक्तियां वहां पे उत्कीर्ण है। इसी से पता चलता है कि यह संस्कृत विद्यालय था। और कुछ पंक्तियां जो है राजा राम मोहन राय के स्मारक पर है, जो इनका स्मारक कहां है, इंग्लैंड के अंदर। ये स्मारक कहां है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर है। ये इंग्लैंड कैसे गए, ये इंग्लैंड जाने वाले पहले व्यक्ति थे अपने यहां से, ठीक है। किसे, इनको अकबर द्वितीय ने भेजा था खुद की पेंशन वापस चालू करवाने के लिए, अंग्रेजों से सिफारिश लगाने, ठीक है। अपन राजा राम मोहन राय पढ़ेंगे जब, बताऊंगा डिटेल में। मतलब मेरे को तो पढ़ाने में आनंद आता है, मेरे को तो पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। मैं तो पढ़ाने को, अब जब मेरा मतलब मूड बढ़िया होना है एकदम, मैं आपको पढ़ाने में इतना मतलब आनंद आपको भी लगा दूं कि आप कहो कि हाँ वास्तव में पढ़ना तो जीजीडी से ही है, ठीक है। चलिए, तो यहां से ये चीजें याद हो गई आपको, हरिकली नाटक वगैरह सब कुछ, ठीक है। एक और कोटेशन है, सबसे पहले तो इस कोटेशन पे लगाओ इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि आप समझ गए हो अब इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो जाएगी। कवि बांधव यानी कटिबंधु या कवि बंधु की उपाधि निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। यह कथन था जयानक का, ठीक है, जयानक का कथन था ये, जिसने पृथ्वीराज विजय की रचना की। इंपॉर्टेंट है, लगा देना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ले भैया लोड लो, चलो फटाफट। ओके, तो इसके साथ ही अपनी ये क्लास भी आज कैसी लगी पहले तो ये बताना कमेंट करके। इतना एफर्ट डाला यार, थोड़ा तो बताओ थोड़ा। अरे आपके कमेंट मैं तो पढ़ता ही हूं, लेकिन पूरी दुनिया पढ़ती है, ठीक है। तो ये तो हौसला बढ़ाती है हमारा। कमेंट करके बताओ, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, फिर से कह रहा हूं, कर लेना कर लेना कर लेना, फायदा आप लोगों का ही है। और नहीं करते हो तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है भाई। 10 बार बता दे कि बेटा गुलाब जामुन है खा ले, गुलाब जामुन है खा ले, गुलाब जामुन है खा ले, पर तो भी थे नहीं खाओ तो कोई बात नहीं, दूजा बहुत है खाने वाला, गुलाब जामुन तो यूं भी ला रहे, बचना कौन है, ठीक है। तो समय पे खा लो बेटा, बाद में क्या है कि फिर हाथ आया मुंह नहीं लगा वाली बात हो जाएगी। इसलिए समय रहते जो है निर्णय ले लेना, फायदे की चीजें हैं। बहुत जल्द सोल्ड आउट कर देंगे, दरवाजे हो जाएंगे बंद, और जब प्रवेश द्वार बंद होंगे तो किसी की एंट्री अंदर नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाना। अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे सोमवार। तब तक रिवीजन करके रखना इन चीजों का। अभी तक की जितनी क्लासें हो गई, सोमवार को पढ़ेंगे अपन पृथ्वीराज चौहान। तैयार रहना है सभी को, ठीक है। और एक एक बंदे को जोड़ दे। तब तक आज एक बंदे ने कमेंट किया था, एक विद्यार्थी ने, कि सर एक बंदा यदि अब एक बंदे को भी जोड़े ना तो अपन जो है नए साल में 1 मिलियन हो जाएंगे। मैं कि भैया ये तो मतलब एक बड़ी बात हो गई, लेकिन यदि वास्तव में आप अपना परिवार समझते हो तो आप एक बंदे को तो जोड़ ही सकते हो। दिखाओ ताकत, कितनी आपके अंदर ताकत है, फिर देखो हमारा अंदाज कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।